Ready. I want my unicorn and also a toy car. A toy car also? Okay, I'll take it up. This one? The yellow. Okay, not a yellow one. I'll bring a blue one. Okay, first I can do one of them. Ow! Where's the blue one? It's in your hair. And the pink one. Yeah. The Rohin, blue one. ready? Can you Yeah. show me? Meow, Can meow? you show you meow meow to daddy? Wow, ready? Yeah. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. I'm ready. अब रोहिन किंडरगार्टन जाने के लिए तैयार हो रही है, तो हम उसे किंडरगार्टन छोड़ने जाएंगे। ये उसका छोटा सा स्पेस है यहाँ पे। वेरी गुड। Wait. ले आओ, ले आओ, आओ जल्दी आओ। First let me put. हो गया? Yeah. चलो फिर आ जाओ। I can ride this. It's so. आ जाओ, आ जाओ। I can do it. ये Can I need to do it right? हाँ हाँ, ले जाओ अंदर। चलो चलो जाओ। चलो, ये मेरे घर के बाहर की रोड है, जहाँ से अभी हम जा रहे हैं। हमें ये रोड क्रॉस करनी है, तो इस तरफ रोहिन का किंडरगार्टन है, तो अभी हम किंडरगार्टन जाएंगे, उसको ड्रॉप करना है। अभी रोहिन को ड्रॉप करने जा रहे हैं। रोज़ सुबह उसको 8 से 8:15 के बीच में ड्रॉप कर देते हैं। तो जैसे रोहिन सुबह उठती है 7:30 7:15 उठती है, और स्कूल करीब 1 से 1 किलोमीटर के करीब है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधे घंटे में तैयार हो जाती है, और 10 से 15 मिनट इसको ड्रॉप करने में लगते हैं, तो जो कि बहुत कन्वीनियंट है क्योंकि स्कूल बहुत ही ज़्यादा पास है। तो ये रोहिन का स्कूल है यहाँ पे, ये रहा स्कूल। अभी आज हम थोड़ा सा लेट आए हैं, तभी सभी जो बच्चे हैं वो अंदर जा चुके हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ डोर के पास जाकर कि कैसा है इनका स्कूल। इसका जो स्कूल है वो मल्टीलिंगुअल है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस पे लिखा है मल्टीलिंगुअल किंडरगार्टन किंडरक्रिप पे। तो यहाँ पे फ्रेंच एंड जर्मन स्टूडेंट्स आते हैं मेजरली। यहाँ पे या तो फ्रेंच बोली जाती है या जर्मन बोली जाती है। और ये छोटी सी इनके यहाँ जगह है किंडरगार्टन के बाहर। यू कम 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 आओ आओ, हम पहुँच गए। अब रोहिन अंदर जाएगी। चलो, यहाँ पे इसमें नंबर डालना होता है, देन यू कैन गो इनसाइड। पर मैं अभी आपको अंदर जाके नहीं दिखा सकता, इट्स नॉट अलाउड। अभी मैं रोहिन को ड्रॉप करके आऊँगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। बाय रोहिन, बाय 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 रोहिन, सी यू, बाय बाय। अभी रोहिन को किंडरगार्टन ड्रॉप कर दिया है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर किंडरगार्टन का क्या सिस्टम है। बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के किंडरगार्टन होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो मैं दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। प्राइवेट जो होता है उसमें दोनों होते हैं, जर्मन भी होता है और इंग्लिश भी होता है। ये आपकी चॉइस है, आपको अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना है या पब्लिक में भेजना है, जर्मन टॉट में भेजना है या इंग्लिश में भेजना है। मोस्टली प्राइवेट किंडरगार्टन्स में वो लोग जाते हैं जिनकी प्रेफरेंस इंग्लिश रहती है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे वहाँ पे इंटरनेशनल बैकग्राउंड के होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका, इंडिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सम अदर कंट्रीज़, ठीक है। और वहाँ पे जर्मन्स भी जाते हैं, क्योंकि जिन जर्मन्स को लगता है कि उनको अपने बच्चे को इंग्लिश भी सिखानी है, क्योंकि जर्मन वो घर पे सिखा सकते हैं, प्लस किंडरगार्टन में दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जर्मन भी इंग्लिश भी। ऐसा नहीं है कि खाली इंग्लिश बोली जाएगी, जर्मन भी बोली जाती है, तो ऐसा रहता है। और मैं इन दोनों किंडरगार्टन्स की, पब्लिक और प्राइवेट की, आपको फ़ीस भी बताऊंगा क्या है। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि किंडरगार्टन में होता क्या है, सुबह बच्चा जाता है तो क्या होता है। और अब जैसे रोहिन की बात की जाए, जहां मैंने उसे अभी ड्रॉप किया है, वो मल्टीलिंगुअल है, वहां पे जर्मन प्लस फ्रेंच है।
तो रूहीन के लिए अच्छा है, वो घर पे हम हमारे साथ हिंदी में बात करती है, इंग्लिश में बात करती है, और किंडरगार्टन में वो जर्मन में भी बात करती है, और फ्रेंच वो सीख रही है। फ्रेंच अभी जैसे अभी हमने चेंज किया है इसका किंडरगार्टन, ये अभी नया नया है, तो फ्रेंच में थोड़ा बहुत वो कम्युनिकेट या समझ पाती है, बट शी कैन नॉट स्पीक इन फ्रेंच एज ऑफ नाउ। जैसे कि मैंने बताया कि रोज़ सुबह हम 8:15 बजे निकलते हैं, कई बार लेट भी हो जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 8:15 या 8:25 के बीच में हम निकल जाएँ। तो 8:25 पे हम निकलते हैं, तो मैं उसको अपनी बाइक पे ही ड्रॉप करता हूँ। तो फिर आज जैसे वो अपनी बाइक पे आई, बट नॉर्मली मैं उसको अपनी बाइक पे लेकर जाता हूँ, तो वो पीछे कैरियर में बैठ जाती है। देन अराउंड 8:35 तक हम किंडरगार्टन पहुँचते हैं। फिर उसके बाद आई ड्रॉप हर, वी हैव टू चेंज हर शूज़, बिकॉज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके स्ट्रीट शूज़ या स्ट्रासन शूए बोलते हैं जैसे जर्मन में, और हाउस शूए होते हैं जो आपको घर के अंदर डालने होते हैं, सो वो डिफरेंट होते हैं। तो बच्चों को वहाँ पे उसके शूज़ चेंज करने होते हैं, उसकी जैकेट चेंज करनी होती है, तो 2-4 मिनट उसमें निकलते हैं। देन अराउंड 8:40 मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ। देन 8:45 तक उनका जो है मेन डोर बंद हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग टाइम एंड लेटेस्ट एंट्री टाइम जो है 8:45 है। फिर उसके बाद जैसे ही बच्चे पहुंचते हैं, उनका ब्रेकफास्ट टाइम स्टार्ट हो जाता है। दे ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर। ब्रेकफास्ट में मेनली फ्रूट्स और म्यूसली रहते हैं, कई बार सैलड्स भी होते हैं, जैसे खीरा कह लो या फिर कुछ और गाजर कह लो, तो ये सब चीज़ें होती हैं। 9:15 बजे इनका ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है, फिर इनकी मॉर्गन क्राइस शुरू होती है। मॉर्गन क्राइस मैं ये नहीं कहूँगा कि मॉर्निंग प्रेयर होती है, ये थोड़ा सा सिमिलर कॉन्सेप्ट है। उसमें बच्चे एक साथ एक सर्कल में बैठते हैं टेबल के चारों ओर, इनकी कैंडल्स जलाई जाती हैं, और ये कुछ मॉर्निंग जर्मन सॉन्ग्स ये गाते हैं सब लोग मिलके। एक एक बच्चे की बारी होती है, वो सॉन्ग गाता है, दे आस्क कि आज आपको गाना है, आज आपको गाना है, तो इस तरीके से रहता है थोड़ा सा। प्लस एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो किंडरगार्टन होता है वो 3 ईयर्स ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। उससे पहले आपका बच्चा अगर 5 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, तो आप उसको किंडर क्री पे भेज सकते हैं। इट्स लाइक अ नर्सरी। तो 5 to 6 मंथ्स टू जैसे 3 ईयर्स तक जब आपका बच्चा नहीं हो जाता, उसको किंडर क्री पे जाना होता है, नर्सरी में जाना होता है। उसके बाद वो किंडरगार्टन जा सकता है 3 ईयर्स के बाद, जैसे ही आपको सीट मिल जाती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि जब आप अपने बच्चे के लिए किंडरगार्टन ढूंढ रहे होते हैं, आपको कुछ रजिस्ट्रेशंस करनी होती हैं, कुछ फॉर्म्स फिल आउट करने होते हैं, आपको वो सब कुछ अपने सारी डिटेल्स देनी होती हैं। आप दोनों वर्किंग है या एक जना वर्किंग है, तो और आपकी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, आप जैसे आपके घर के पास मान लो 2 या 3 किंडरगार्टन हैं, आप सब में जाके रजिस्टर करोगे। देन वहाँ पे एक ओपन डे होता है, वहाँ पे आप जाते हो, उसको विज़िट करते हो, वहाँ पे टीचर्स से मिलते हो। देन देखते हो कि हाँ, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, कितने रूम हैं, भीड़ा है, खुला है, बच्चे खाना कैसे खाते हैं, उनका टॉय एरिया कैसा है, उनका क्राफ्टिंग एरिया कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस ओपन डे पे पता लग जाती हैं। अब तो आपने 2-3 किंडरगार्टन में अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं म्यूनचन की बात करूँ, तो यहाँ पे किंडरगार्टन्स के लिए, किंडर क्रीपे के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और हम शहर में रह रहे हैं, सिटी के बीच में रह रहे हैं, तो थोड़ा-सा सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले 2 से ढाई साल जब मेरी बेटी किंडर क्रीपे में जाती थी, तो हमने उसे प्राइवेट में भेजा था। तो अब आगे के शेड्यूल पे चलते हैं। जैसे मॉर्गन क्राइस होने के बाद बच्चों को थोड़ी देर खुला छोड़ दिया जाता है, वो खेलते हैं, कुछ बातें करते हैं, टॉयज़ से खेलते हैं, एक-दूसरे के साथ खेलते हैं। तो इस तरीके से उनका थोड़ा-सा शेड्यूल रहता है। फिर 10 बजे के बाद क्या होता है कि अब गर्मी है या सर्दी है, इस पे डिपेंड करता है। अगर गर्मी है तो डेफ़िनेटली बच्चे को यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि बच्चों को प्रेफ़र किया जाता है कि रोज़ बाहर लेके जाया जाए। अगर तो किंडरगार्टन का खुद का प्ले एरिया है, ओपन एरिया है, गार्डन है, तो बच्चे को वो 10 बजे के बाद वहाँ पे निकाल देते हैं। 1 से 1.5 घंटा बच्चा वहाँ पे खेल सकता है। सभी बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे सैंड होती है, स्लाइड्स होती हैं। ऐसे कुछ भी क्रिएटिव हो सकता है वो, जो जिसमें बच्चे एन्जॉय कर सकें, खेल सकें, टाइम पास कर सकें। तो मेनली ये रहता है ताकि उनको एक्सपोज़र मिले। अगर किसी किंडरगार्टन में उनका ओपन एरिया नहीं है, उनका गार्डन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, तो पब्लिक गार्डन्स जो होते हैं आस-पास, तो वहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं। उसमें ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले सभी बच्चों को तैयार करना होता है। एक क्लास में करीब-करीब 25 बच्चे होते हैं और उनके लिए 3 या 4 केयर टेकर होते हैं। प्रेफ़रेबली एटलीस्ट 3 होने चाहिए,
बट कई बार 4 भी होते हैं। अगर एक नहीं आया, एक आज एब्सेंट है, तो चौथा बंदा कवर अप कर सकता है। और अगर सर्दियों की बात की जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्नो होती है, सर्दी होती है, बट प्रेफर किया जाता है कि बच्चों को रोज़ बाहर लेकर जाया जाए, क्योंकि हर सारा दिन बच्चे घर अंदर अंदर किंडरगार्टन में नहीं रह सकते, उनके लिए मुश्किल होता है। हालांकि उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे को हवा में लेके जाना ज़रूरी होता है। खुली हवा में थोड़ा उनको अच्छी ताज़ी हवा मिले, उनकी थोड़ी सी मेंटल डेवलपमेंट हो, वो आसपास देखें क्या हो रहा है। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होता है। अब जैसे अगर उनको बाहर लेके जा रहे हैं, किसी दिन क्या करेंगे, उनको गार्डन में नहीं ले जाएंगे, तो उनको जैसे फायर स्टेशन दिखाने ले जाएंगे, कोई फायर ट्रक दिखा देंगे, उनको फायर ब्रिगेड दिखा देंगे, उसमें वो जाएंगे, उनको सारे टूल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि फायर ट्रक में क्या क्या होता है, जो फायरमैन होता है वो क्या करता है। या फिर कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाएंगे, उनको बताएंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे ये सारे व्हीकल्स हैं, ये डंप ट्रक है, ये लोडिंग ट्रक है, ये बुलडोज़र है, ये क्रेन है। तो वो सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत प्रैक्टिकल होती है। और यही रीज़न है कि जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होता, यहाँ पे बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता, बुक्स में से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, उनको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है हर चीज़। अगर वो उनको कभी ज़ू ले जाएंगे, उनको सभी जानवर दिखाएंगे, मतलब कि हर तरह की जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो सारी दिखाई जाती हैं। पोस्ट ऑफिस दिखाया जाता है, लेटर कैसे सेंड करते हैं, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ का जो सिस्टम है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। बच्चे को बहुत एक्सपोजर मिलता है, बच्चा बोलता है, उसको पता लगता है कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या काम करने हैं, तो उसको बचपन से ही हर चीज़ का पता लग जाता है। तो हमें जैसे इंडिया में बच्चे को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे बच्चा 7 से 8 साल का हो जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन करते हो, ये काम ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। हालांकि पेरेंट्स अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल में सब कुछ बुक रीडिंग के थ्रू होता है, जो कि बच्चा भूल जाता है। और इसमें प्रैक्टिकली अगर उसने देखा हो तो उसको याद रहता है और उसको पता है क्या काम सही तरीके से कैसे किया जाए। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। खाली जर्मनी नहीं, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा ही होता है। उसके बाद 11:30 बजे के करीब इनका लंच टाइम होता है। ये फिर लंच करते हैं। लंच में इनको सूप्स मिलते हैं, दाल होती हैं। अगर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन है तो आपको नूडल्स होती हैं, या फिर बॉइल्ड पोटैटोज़ होते हैं, और या फिर पास्ता होता है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको सलामी या फिर पोक या फिर और भी जो भी जर्मन डिशेस होती हैं वो खा सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये नहीं है, अगर आपका बच्चा वेजिटेरियन है, आप खुद वेजिटेरियन हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप किंडरगार्टन में बोल सकते हो कि हमारा बच्चा वेजिटेरियन है, तो आप इसको प्लीज़ वेजिटेरियन खाना दो। तो ऐसे ही रहेगा, वो उसको वेजिटेरियन खाना ही देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वो 40 से 45 मिनट उनका लंच टाइम चलता है। 12:15 बजे तक वो फ्री हो जाते हैं। देन वो थोड़ा सा वॉक कर लिया या फिर थोड़ा सा खेल लिया 12:30 तक, देन 12:30 या 1 बजे तक। देन उसके बाद क्या होता है कि 1 बजे तक उनका सोने का टाइम होता है, 1 से 2:30 बजे तक। हर बच्चे का एक अच्छी बात यह है कि किंडरगार्टन में हर बच्चे का अपना डेडिकेटेड बेड होता है। उस बेड पर कोई और नहीं सो सकता। एक मिनी बेड होता है जो एक बच्चे के साइज़ का होता है। उस बेड पर रोज़ वहीं बच्चा सोएगा, कोई और नहीं सोएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। हर बच्चे को अपना पर्सनल बेड दिया जाता है। इसीलिए यहाँ के किंडरगार्टन्स में बहुत कम स्पेस होती हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। उनको बच्चे का खाने का देखना है, तीनों टाइम का खाना है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग का स्नैक है, और फिर बच्चे को सुलाना भी है। तो इसलिए थोड़ा सा सीट का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, बच्चे को हर चीज़ के लिए अकोमोडेट करना पड़ता है। तो सिटीज़ में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है। और अच्छी बात ये है कि जैसे अगर मैं इंडियन बच्चों की बात करूँ, ज़्यादातर अगर इंडियन बच्चा घर पे है तो पेरेंट्स को उसको सुलाना पड़ता है, उसको सोने में हेल्प करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। किंडरगार्टन में बेशक घर पे आप बच्चे को हेल्प करते हो सोने में, बट किंडरगार्टन में वो लेटते हैं, और अगर उनको नींद आई है तो वो अपने आप सो जाएंगे। उनको कोई हेल्प नहीं करेगा कि तुम्हें अभी उसको गाना गा के, लोरी सुना के तुम सुलाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लेटेंगे, अपना कंबल या रजाई जो भी होगा मौसम के अकॉर्डिंग उसको लेंगे और अपने आप सो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। वो बात अलग है, घर पे हम बच्चों को ऐसी आदत नहीं डालते। उनको डिपेंड करता है कि आप अपना अलग रूम देते हो या नहीं देते, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, घर पे भी आप ये कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा ट्राई करो तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो जैसे ही फिर 2:30 बजे बच्चे उठते हैं, वो पानी वानी पीते हैं। उठने के बाद फिर थोड़ा घूमते फिरते हैं। फिर 3 बजे से लेके उनका 3:30 बजे तक ब्रॉड साइट होता है, यानी कि स्नैकिंग टाइम होता है।
है, वो कुछ स्नैक्स खाते हैं, उनको फ्रूट्स दिए जाते हैं या फिर बिस्किट कह लो या फिर कुछ और इनके जर्मन कुकीज़ टाइप्स आते हैं वो होते हैं, तो वो खा सकते हैं। एवोकाडो होता है या फिर सैलेड्स होते हैं, तो ये सब वो खाते हैं। या फिर ब्रेड बटर भी खाते हैं, और ब्रेड बटर के साथ उसमें वो सैंडविच बना के खा सकते हैं, उसमें टमाटर या फिर खीरा उनको लगाना है, या फिर और भी जर्मन जो सैलेड्स और फ्रूट्स आते हैं वो लगा सकते हैं। तो 3:30 तक ब्रॉडसाइड होता है, फिर उसके बाद उनका प्ले टाइम होता है। तो फिर अगेन वो 3:30 से 4:30 बजे तक खेलते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, कि बच्चा सिर्फ खेलता ही नहीं है, बहुत कुछ सीखता है। जैसे कि क्राफ्ट बनाते हैं बच्चे, कुछ भी हम देखते हैं कि जब वो घर पे आती है, कभी उसने पुलिस कैप बनाई है, कभी उसने एक बकेट बनाई है, तो कभी उसने मैजिक वॉन्ड बनाया है, या फिर क्राउन बनाया है, कुछ पेंट किया है, एलिफेंट पेंट किया है, या फिर कुछ भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे पढ़ाई नहीं कराई जाती, सिर्फ प्रैक्टिकल बच्चे को क्राफ्टिंग कराई जाती है, उसको सब कुछ आसपास दिखाया जाता है प्रैक्टिकली क्या होता है क्या नहीं होता, तो इस तरीके से चलता है। तो बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट किंडरगार्टन काफ़ी महंगे होते हैं मोस्टली, और पब्लिक किंडरगार्टन काफ़ी सस्ते होते हैं। अगर तो आपका बच्चा पब्लिक किंडरगार्टन में जा रहा है तो मोस्टली उसकी फ़ीस 50 से 100 यूरो या हद से हद 150 यूरो रहेगी। डिपेंड करता है कि वो खाने के पैसे ले रहे हैं, उस किंडरगार्टन को गवर्नमेंट से कितने पैसे मिल रहे हैं। तो बेसिकली इनको सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक किंडरगार्टन को, तो अकॉर्डिंगली आपकी फ़ी वेरी कर सकती है 50, 100 या 150 यूरो तक। और उसमें अगर वो आपसे खाने के पैसे लेना चाहते हैं 40-50 यूरो वो आपसे लेंगे। और उन 150 यूरो में अगर मैं 150 यूरो की बात कर रहा हूँ तो उसमें खाना भी इंक्लूडेड होगा बच्चे का तीनों टाइम का। तो जैसा कि 150 यूरो कुछ भी नहीं होते किंडरगार्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बच्चे को इतना सारा खाना दिया जा रहा है, इतनी उनकी केयर की जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। अगर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया में इससे डबल फीस होती है, तब जाके ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ या मुंबई की बात करूँ, तो इन सिटीज़ में जब तक आप 15,000 या 18,000 फीस नहीं देते इस टाइप की फैसिलिटीज़ के लिए, तब जाके आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है। और लेवल ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है उन फैसिलिटीज़ का यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो मैं कहूँगा ये बहुत सस्ता है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए आप अपने बच्चे को पब्लिक किंडरगार्टन में भेजो। और अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ, प्राइवेट बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसकी फ़ीस 600-700 यूरो से लेके 1000, 1200-1300 यूरो तक भी जा सकती है। जैसे मैंने बताया मेरी बेटी पहले 3 साल प्राइवेट किंडरगार्टन में गई है, और उसके बाद 1 साल वो प्राइवेट किंडरगार्टन में गई है, क्योंकि हमें सीट नहीं मिली थी। 3.5 साल तक हमें सीट नहीं मिली। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको 3.5 साल की वेटिंग होती है। नॉर्मली वेटिंग 4 से 6 महीने की वेटिंग होती है, बट मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस नहीं था। मेरा एम्प्लॉयर भी उसकी फ़ीस में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो आई वाज़ एबल टू मैनेज। अगर मैं बात करूँ कि किंडरगार्टन की, तो रोहिन की फ़ीस थी उस टाइम पे पूरे 3 साल तक आई थिंक 500-600 यूरो टोटल फ़ीस थी, और 150 से 200 यूरो मेरी कंपनी कंट्रीब्यूट कर देती थी। तो फाइनली मेरे को 400 यूरोज़ पे करने पड़ते थे पर मंथ। तो आई वाज़ ओके विद दैट। तो मुझे लगा कि ये मैनेजेबल है, और मैं उसके लिए पब्लिक किंडरगार्टन ढूँढने में ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा था। तो 3 साल हमने इसी तरीके से निकाल दिए। फिर जब किंडरगार्टन की बारी आई तब भी हमने इसी तरीके से किया। तो तब हमने पब्लिक में अप्लाई किया। उस टाइम पे हमने थोड़ा सा कोशिश करी, बट फिर भी हमें नहीं मिला। देन आई टुक इट लाइटली, और हमने एक प्राइवेट किंडरगार्टन जो मेरे घर के बिल्कुल 200 मीटर पे था, मुझे लगा कि यही सही है, घर के बिल्कुल पास है, तो यहाँ जाना सही रहेगा। इट वॉज़ ऑल्सो प्राइवेट, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। उसमें भी टोटल फ़ीस 900 यूरो थी, जिसमें से 250 यूरो के करीब मेरे को एम्प्लॉयर से मिल जाते थे। तो करीब 600-650 यूरो मुझे अपनी पॉकेट से देने पड़ते थे। लेकिन फिर भी मैंने 1 साल तक वो पे किया। बट फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसको पूरे साल के हिसाब से देखूँ तो करीब 7,000 यूरो मैंने 1 साल में पे कर दिए, जो कि बहुत एक मोटी अमाउंट है। तो मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। तो हमने और किंडरगार्टन में अप्लाई करना शुरू किया, उनको ज़्यादा एक्टिवली फॉलोअप करना शुरू किया। तो हमें फिर भी एक प्राइवेट किंडरगार्टन मिला, बट उसमें हमें बेनिफिट क्या था कि ये जो प्राइवेट किंडरगार्टन है जहाँ पे अभी रूहीन जाती है, तो इसको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। इस वजह से यहाँ की जो फ़ीस है वो सिर्फ 150 यूरो है। तब हमें लगा कि ये एक अच्छी ऑप्शन है रूहीन के लिए, एक अच्छा किंडरगार्टन है। उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे जब हमने सुना था, और ये मल्टीलिंगुअल किंडरगार्टन था जहाँ पे फ़्रेंच और जर्मन दोनों बोले जाते हैं। तो एक उसके लिए एक नई लैंग्वेज है, उसको एक नया एक्सपोजर मिलेगा, उसका माइंड डेवलप होगा, तो एक अच्छी चीज़ है। तो फ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, घर के पास है,
पहले वाला किंडरगार्टन घर से 200 मीटर पे था, ये वाला किंडरगार्टन घर से 1 किलोमीटर पे है, तो मैनेजेबल है। सुबह 10 मिनट लगते हैं बाइक पे या फिर बस पे 5 मिनट लगते हैं, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम खुश हैं। तो आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चे को पब्लिक किंडरगार्टन में नहीं भेजना, प्राइवेट में भेजना है, क्योंकि उसको इंग्लिश का एक्सपोजर नहीं मिलेगा और उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। आप अभी, क्योंकि आपने जर्मनी में रहना है, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन सेंड योर किड। तो ज़रूर आप अपने बच्चे को जर्मन किंडरगार्टन में भेज सकते हो, पब्लिक किंडरगार्टन में भेज सकते हो, जहाँ पे वो जर्मन बोलनी सीखेगा, क्योंकि वो यहाँ पर ज़रूरी है। इंग्लिश ज़रूरी है, समझ आता है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये भी ज़रूरी है बच्चे को यहाँ पे सर्वाइव करना है, यहाँ का कल्चर सीखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ रहने की सोच रहे हो तो उसके लिए जर्मन बहुत ज़रूरी है, तभी वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है। रही बात इंग्लिश की, तो उसकी चिंता मत करो। जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाएगा, जब वो स्कूल जाएगा, तो तब वहाँ पे 3rd क्लास ऑनवर्ड्स, यानी कि जब वो 10 साल का हो जाएगा, 9 से 10 साल का हो जाएगा, तो बच्चे को स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाएगी। और यहाँ पे इंग्लिश बहुत अच्छे से तरीके से सिखाई जाती है। जैसे मैंने बताया, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत प्रैक्टिकल है, बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से इंग्लिश सीख जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको थोड़ी सी ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है, तो आप उसको जर्मन किंडरगार्टन में भेजो और घर में उसके साथ दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हो। आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप हिंदी में भी बात कर सकते हो। आप में से एक जना हिंदी में बात कर सकता है, दूसरा जना इंग्लिश में बात कर सकता है। और अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो आप उस लैंग्वेज में बात कर सकते हो और इंग्लिश में बात कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो चिंता मत करो, आपका बच्चा ठीक रहेगा, उसकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं भी आए, तो देन यू हैव टू सी कि आपको इंग्लिश में घर पे ज़रूर से ज़रूर बात करनी पड़ेगी। फिर आप इंग्लिश की ऑप्शन भी कंसीडर कर सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कंपनी आपके बच्चे की फ़ीस पे करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी पे करेगी। और अगर पे कर भी देगी, फिर भी 400 से 500 यूरो, 300 से 500 यूरो आपको अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। तो आपको सब कुछ देखना पड़ेगा और इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो यही है आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट। तो मैं इस तरह के और टॉपिक्स आगे लेकर आता रहूँगा। हैव अ गुड डे।